हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल में। दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 6 इतिहास विषय पर हम कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों, आपको प्ले लिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगे दोस्तों। और एनसीईआरटी कक्षा 7 इतिहास विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये हमारा चौथा अध्याय है दोस्तों। आपको बता दें कि एनसीईआरटी पुस्तकें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं दोस्तों। और इनसे लिया गया कोई भी फैक्ट गलत नहीं होता, हर जगह मान्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं दोस्तों। अध्याय 4, मुगल साम्राज्य। तो इसमें ये ऊपर थोड़ी जानकारी दी जाती है जो खास महत्वपूर्ण नहीं होती, फिर भी इसको पढ़ लें ताकि रिदम बन जाता है, है ना। और कोई किस टॉपिक पर बात की गई तो वो जानकारी थोड़ी मिल जाती है ना। तो पढ़ते हैं। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहाँ लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधता हो, शासन कार्य पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया। तो कह रहे हैं कि इस भारतीय उपमहाद्वीप पर जहाँ संस्कृति और लोगों की अ, सोच विचार में और रहन सहन में बहुत ही विविधता थी, बहुत ही अंतर था, बहुत ही कह सकते हैं कि विचारों में कोई मेल नहीं था, तालमेल बहुत अलग था दोस्तों। ठीक है, तो वहाँ राजाओं का शासन करना बहुत कठिन था। तो इसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जाना पड़ता था, 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्हें दिल्ली और आगरा से अपने राज्यों का विस्तार शुरू किया। तो मुगलों ने अपना जो साम्राज्य का विस्तार किया, इसमें बता रहे हैं कि दिल्ली और आगरा से शुरुआत की उन्होंने। ठीक है दोस्तों, बता रहे हैं। और आगे चल के क्या कह रहे हैं इसमें। और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त किया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए भी उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। तो बता रहे हैं दोस्तों कि उन्होंने मुगलों ने जो नियम कायदा कानून बनाए हुए थे, तो उनके जो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भी वो नियम चलते रहे और उनका शासन लगभग बरकरार रहा, ऐसा कुछ बता रहे हैं दोस्तों। आगे क्या कहते हैं। वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। तो कह रहे हैं यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। तो मुगलों के द्वारा जो बनाई गई नीतियां दोस्तों थी, तो वो उनके मतलब कहने उत्तराधिकारी तो नहीं कह सकते दोस्तों। उनके बाद जो राजा आए, उन्होंने भी वो नियम कुछ कुछ अपनाए अपने शासन व्यवस्था में। ठीक है दोस्तों, ये बता रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों की निवास स्थल दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो जो मुगलों ने जो बड़ी बड़ी इमारतें जो देश में जो आज देखते हैं हम, तो उनका निर्माण कराया, तो उनके बारे में बता रहे हैं कि आज भी वो एक विरासत के रूप में मान्य है ना। ठीक है, आगे दोस्तों क्या कह रहे हैं। चित्र 1, लाल किला। तो ये लाल किले का चित्र दिखा रहे हैं दोस्तों। अगर आपने किसी ने लाल किला नहीं देखा तो ये देख लीजिए, अगर देखा है तो कोई बात ही नहीं है दोस्तों ना, है ना। तो ये छोटी सी झलक है लाल किले की। वैसे तो लगभग दोस्तों हर किसी ने लाल किला, ये ताजमहल, ये सब देखे ही हैं, फिर भी मैं वैसे ही बता रहा हूँ, है ना। तो आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं इसमें। मुगल कौन थे, तो इनके बारे में अब आप डिटेल में जानकारी पढ़ेंगे दोस्तों और जानेंगे कि कौन थे मुगल। ठीक है, मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खां, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था। ठीक है, उनकी वंशज थी माता की ओर से। ठीक है दोस्तों, और उसके उत्तराधिकारी थे माता की ओर से। ठीक है, और पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई थी, उसके वंशज थे। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहे हैं। मुगलों की जो माता है, मतलब मुगल शासक माता की ओर से चंगेज खां की वंशज थे। ठीक है,
और पिता की ओर से मतलब जो तैमूर लंग थे, जो शासक था, जो कहाँ का कि ईरान, इराक और तुर्की का, उसके वंशज थे। ठीक है, तो ये बता रहे हैं। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। तो दोस्तों इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि मुगल थे, तो मुगल जो राजा, तो वो अपने आप को क्या करें, मंगोल या मुगल कहना पसंद नहीं करते थे। मुगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। उसकी वजह ये थी कि सॉरी, जो चंगेज खां था ना, उसने बहुत लोगों का कत्लेआम किया था, बहुत लोगों की मृत्यु की, मतलब मारा था। तो उसकी वजह से उसमें जो बुराइयां, उसकी जो शासन में बुराइयां थी, उसकी जो शासन करने की नीति थी, उसकी जो कला थी शासन करने की, उसमें बहुत बुराइयां थी। तो उस वजह से मुगल लोग, मतलब मुगल शासक, मुगल जो राजा थे, वो अपने आप को मुगल या मंगोल कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे ना। तो इसी वजह से अ, मतलब वो अपने आप को मुगल मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, तो इसी ये जनरल बात है, हालांकि ये कुछ खास नहीं है। फिर भी इसमें ये एक फैक्ट है कि कई पूछ दें कि मुगल और मंगोल, ये ऐसी मतलब क्वेश्चन बनते हैं ना, तो उनके लिए ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व महसूस करते थे। तो दोस्तों गर्व क्यों महसूस करते थे, उसके बारे में अभी देखेंगे क्या है। ज़्यादा करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इन महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो दोस्तों देख रहे हैं, दिल्ली पर मात्र कब्जा करने की वजह से वो अपने आप को मंगोल का सॉरी तैमूर का वंशज होने पर गर्व करते थे। ठीक है, और भी कुछ बातें हो सकती है, इसमें यही लिखा हुआ है। चित्र 2, तैमूर जिसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र। मध्य में तैमूर और उसकी दाहिनी ओर उसके पुत्र मीर शाह, जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लकड़दादा था। तो इसमें चित्र बने हुए, ये बीच में तैमूर लंग है दोस्तों, और उसकी दाहिनी ओर ये मीर शाह जो प्रथम मुगल, और उसके बाद अबू सैद बाबर के दादा तैमूर की बाई और मुगल मोहम्मद मिर्जा गाल बाबर के परदादा और मुगल शेख बाबर के पिता। तैमूर की दाहिनी ओर तीसरी, चौथी और पांचवी व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहाँ हैं, और उसकी दाईं ओर उसके क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब। तो दोस्तों इस तरफ है जो उसके छोटे वंशज मुगल तैमूर लंग की, और इस तरफ दोस्तों ये उसके और जो उनसे बड़े थे वो सब लिखे हुए। तो मैं इससे कोई मतलब नहीं है इस इमेज से दोस्तों, हम इसको एक जनरल चित्र के रूप में देख लेते हैं, फिर उसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, मीटिंग कर रहे होंगे दोस्तों, किस तरह से शासन चलाना है, क्या करना है, कहाँ युद्ध छेड़ना है, कहाँ किस एरिया को कब्जे में करना है। तो ये सब उनकी नीतियाँ और आचार विचार पर चर्चा होती रहती होगी। तो उसका एक फोटो चित्र बनाया होगा उस समय की चित्रकार ने, कलाकार ने, पेंटर ने ना। तो आगे देखते हैं। इसमें क्या है, उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। तो कह रहे हैं ये गर्व की बात होगी उनके लिए कि उसने, प्रत्येक जो शासक हुआ उसने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाना अ, मतलब गर्व की बात महसूस किया, गर्व महसूस किया ना, इसलिए उन्होंने चित्र बनवाना शुरू किया या बनवाते होंगे ऐसा कुछ। ठीक है, चित्र एक को देखिए जो तैमूर की और मुगलों के समूह में तस्वीर प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो ये उसी चित्र के बारे में बता रहे हैं। आगे देखते हैं मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526-1530 ने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। तो देख रहे हैं दोस्तों क्या महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, कि जो बाबर था उसने 1494 में फरगाना
का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र मात्र 12 साल की थी। ठीक है दोस्तों, 12 साल की उम्र में उसने फरगाना पर उत्तराधिकार प्राप्त कर लिया था दोस्तों। ठीक है, मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। तो कह रहे हैं मंगोलों की दूसरा शासक जो आया था, मतलब मंगोलों के जो वंशज थे या दूसरी उनकी शाखाएं थी, मतलब उनके पूर्व मतलब उत्तराधिकारी, तो उनकी वजह से, उनके आक्रमण की वजह से बाबर को अपना क्या कह रहे हैं इसमें कारण, उसके मतलब गद्दी छोड़नी पड़ी उसको, जहाँ जो पहले शासन करता था वो वहाँ से, है ना। अनेक वर्षों तक वो भटकने के बाद उसे 1505 में काबुल पर कब्जा कर लिया दोस्तों। ठीक है, तो भटक भटक कर उसने ये अपनी शासन मतलब इस्टेब्लिश किया, उसने शासन स्थापना मतलब शासन की स्थापना कर पाया वो, और एक बड़े साम्राज्य पर मतलब अधिकार कर पाया। तो उसके बारे में कह रहे हैं, समझ सकते हैं आप दोस्तों। दोबारा बता देता हूँ कि मुगल प्रथम शासक बाबर था, उसने 1494 में फरगाना पर उत्तराधिकार प्राप्त कर लिया था, और तब उसकी उम्र 14 वर्ष की थी। और मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के कारण उसने अपनी पैतृक गद्दी छोड़ दी, है ना। अनेक वर्षों तक भटका वो, उसके बाद 1504 में वो काबुल पर कब्जा करने में सफल हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे देते उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो बाबर ने जो 1526 में युद्ध लड़ा इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत में, तो उसमें उसकी विजय हुई और दिल्ली और आगरा पर उसने शासन किया। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। तालिका 1 में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है। इसे ध्यान से पढ़िए। क्या आप इस लंबी घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? तो देखते हैं, अभी चित्र दिखाया गया होगा। तो उदाहरण के लिए आप यह गौर करेंगे कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तात्कालिक खतरा थे। ठीक है दोस्तों, तो अफगान जो लोग थे मुगलों के लिए खतरा थे, क्योंकि वो एक युद्ध में ज़्यादा निपुण होंगे या युद्ध कला में ज़्यादा प्रशिक्षित होंगे। ठीक है, और या फिर उनकी सेना ज़्यादा बड़ी होगी, या हो सकता है कि वो अ, ये मुगल कमज़ोर हो, है ना। तो बहुत वजह हो सकती है। तो खतरा मतलब जो उज्बेक जो थे अफगानी, मुगलों के लिए खतरा थी, है ना। तो मुगलों और अहोम अध्याय 7 में पढ़ेंगे, अध्याय 7 में आप पढ़ेंगे। सिखों अध्याय 8 और 10 में पढ़ेंगे, एवं मेवाड़ और मारवाड़ अध्याय 9 में पढ़ेंगे। ठीक है, ये संबंध पर गौर करेंगे। ठीक है, अध्याय ये बताए गए हैं। आप बने रहिए दोस्तों इस पर, हमारे चैनल पर एनसीईआरटी सर्कल पर आपको सब कुछ मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। इतिहास हो, भूगोल हो, पॉलिटी हो, इकॉनमी हो, साइंस हो, और यहाँ तक कि आपको मनोविज्ञान भी पढ़ाया जाएगा दोस्तों हमारे चैनल पर। ठीक है दोस्तों, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी सर्कल में दोस्तों जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से आप अपने दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों, सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों मेरा ये चैनल। तो हर चीज़ मिलेगी। जो आपका दोस्त कोई भी मतलब किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, किसी कुछ भी मतलब वो दिख रहा हो, प्रतियोगिता मतलब भर्ती दिख रहा हो, तो उसके सबके लिए वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाने की, शेयर करने की आप दोस्तों ये मुहिम छेड़ें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाएं दोस्तों, क्योंकि इस पर आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। सफ़ाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंध में क्या अंतर था? तो ये कुछ क्या औरंगजेब के शासन में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण के दक्कन में युद्ध का अंत हो पाया? तो ये दोस्तों कुछ नहीं, वैसे ही युद्ध का एक फोटो मतलब चित्र बनाया गया है इसमें। ठीक है दोस्तों, इसको हम ये किस तरह से उनके हाथियों को घेर लिया जाता होगा, या उनकी किस तरह से मतलब वो उनकी रणनीति होगी। सॉरी, इसमें घेरना नहीं दिखाया है, इनमें ये राजा किस तरह से युद्ध करने के लिए जाते थे वो दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो छोड़ते हैं इस चित्र को।
मुगल फौज अभियान पर, ये अभियान के लिए जा रहे हैं, ये चित्र दिखाया गया है दोस्तों। ठीक है, ये महत्वपूर्ण जानकारी है, हम इसको पढ़ लेते हैं दोस्तों। युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीकी भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई। आग्नेय अस्त्रों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ। आरंभिक 16वीं सदी में बाबर ने इसका प्रयोग किया। ठीक है, तो इसमें ये बता रहे हैं कि दोस्तों युद्ध में प्रयोग होने वाली बारूद का प्रयोग 14वीं शताब्दी में हुआ। और आग्नेय जो यंत्र होते हैं ना, उनका प्रयोग सबसे पहले जो क्षेत्र में हुआ वो क्षेत्र है, देखो गुजरात का मालवा, दक्कन प्रदेशों में जो आरंभिक 16वीं शताब्दी में बाबर ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो कुछ नहीं, आगे देखते हैं। हो गया, ये फैक्ट था दोस्तों, हमने याद कर लिया, पढ़ लिया। हाँ, ये चित्र देखें, इस चित्र के बारे में बता रहे हैं दोस्तों। 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोपों और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था। तो तभी तो वो यार दोस्तों, ये चित्र में दिखाया गया है कि गोला बारूद का प्रयोग करके बाबर जीत गया था। ठीक है दोस्तों, किससे जीता था आपको बता दें, इब्राहिम लोदी को 1526 में हरा के पानीपत का ये पहला युद्ध जीता था। तो उसी का ये चित्र है दोस्तों शायद, और उसी के बारे में ये बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, गोला बारूद का इस्तेमाल करके जीत गया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। तालिका 1, मुगल सम्राट, प्रमुख अभियान और घटनाएं। बाबर 1526-1530 ने बाबर ने 1526 में पानीपत के दौरान इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1527 में खानवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उसके समर्थकों को हराया। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये बाबर है, इसने जो मतलब उपलब्धियां हासिल की उसके बारे में दिखाया गया दोस्तों। ठीक है, यानी उसके जो अभियान थे, उसकी लड़ाइयाँ थी, ये जो प्रमुख लड़ाइयाँ थी। वैसे बहुत लड़ी होंगी दोस्तों, हर लड़ाई महत्वपूर्ण नहीं होती और हर कार्य उसका महत्वपूर्ण नहीं होता। तो दोस्तों जो महत्वपूर्ण होता है उसके बारे में लिख दिया जाता है ना। इतिहासकार हर चीज़ बटोरेंगे तो उनको बहुत बड़ी और बहुत लंबे चौड़े दस्तावेज बनाने पड़ेंगे दोस्तों, है ना। तो आगे देखते हैं, हुमायूं के बारे में बता रहे हैं। हुमायूं 1530 से 1540 एवं दोबारा शासन किया 1555 से 1556। ठीक है दोस्तों, तो उसके बारे में बता रहे हैं। हुमायूं ने अपनी पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला, अलग, है ना, एक अलग अलग प्रांत मिले उनको। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। ठीक है दोस्तों, तो हुमायूं ने जो बाबर के बाद जो शासन प्रक्रिया शुरू की, तो उसमें उसको मतलब अपने भाई कामरान के बाद मतलब वजह से अफगानों के सामने थोड़ा युद्ध में कमज़ोर पड़ा हुआ है ना। शेर खां ने हुमायूं को 2 बार हराया। शेर शाह खां यानी कि शेर शाह सूरी के बारे में बता रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो 2 बार हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। ठीक है दोस्तों, तो शेर खां यानी शेर शाह सूरी ने हुमायूं को 2 बार हराया। कब 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज का युद्ध। ठीक है, इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया। तो इन 2 लड़ाइयों के कारण जो वो हारा, इन 2 लड़ाइयों के में उसको मतलब शिकस्त मिली, उसकी वजह से वो ईरान की ओर भागने के लिए मजबूर हो गया। ठीक है दोस्तों, कौन? हुमायूं। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं कि
नंबर 2, ईरान में हुमायूं ने सफ़ाविद शाह की मदद ली। तो ईरान में पहुंचा, उसने कोई मतलब अपना दोस्त होगा, कोई और राजा होगा, उसकी मदद ली, सफ़ाविद उससे मदद ली, ठीक है। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उसने अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में से उसकी मृत्यु हो गई। मतलब उसकी मृत्यु हो गई, या मतलब बता रहे हैं कि वहाँ पे जो दिल्ली पर जो उसने 1555 में दोबारा कब्जा कर लिया, किसने, हुमायूं ने। तो उसके अगले वर्ष इसी इमारत में जो जहाँ उसने शासन कब्जा कर लिया था, तो किसी दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो गई। तो कहते हैं कि इसमें दिया नहीं गया कि मतलब उसकी पता नहीं किसी वजह से, मतलब किसी अचानक छोटी मोटी दुर्घटना हुई उसके साथ और उसकी मृत्यु हुई। उसके बारे में आप दोस्तों कभी वक्त मिले तो मतलब हम ही बताएंगे दोस्तों, आपको कहीं नहीं देखना। देखने के लिए आप देख सकते हैं दोस्तों, लेकिन किस तरह से हुमायूं की मृत्यु हुई, एक मज़ेदार कहानी है दोस्तों उसके पीछे। लेकिन मुझे अभी थोड़ा अपने इस विषय पर ध्यान देना है, इसलिए मैं उसको पढ़ने से बच मतलब बताने से बच रहा हूँ। और कहानी मुझे पूरी तरह से याद भी नहीं है, इसलिए मैं आधी अधूरी कहानी बताने से आपको बच रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। अकबर 1556 से 1605। दोस्तों अकबर ने काफ़ी समय तक शासन किया, ठीक है। इसके बारे में आगे आगे देखते हैं। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बन गया था, ठीक है दोस्तों। 13 वर्ष कुछ नहीं होता दोस्तों। 13 वर्ष की उम्र में बच्चे हमारे यहाँ घर से निकलना भी मतलब अ, वो नहीं करते। हम क्या मतलब घर से निकलना भी पसंद नहीं करते, और घर से निकलने से भी उन्हें डर लगता है। बहुत से बच्चे होते हैं, और बहुत से होते हैं कि मतलब होते हैं शरारती, तो अलग अलग प्रजाति होती है। लेकिन एक 13 वर्ष दोस्तों देखी जाए तो बहुत कम उम्र होती है, और उस उम्र में बच्चे कुछ ज़्यादा खास विकसित नहीं हो पाते ना। लेकिन उस समय में वो दोस्तों वो देखो 12 वर्ष की आयु में इतना मतलब शासक बनने के लिए मतलब बन ही गया था। और अकबर देखिए दोस्तों 13 साल की उम्र में शासक बन गया, तो सम्राट बन गया, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात होती है ये। आगे देखते हैं। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। आगे क्या कह रहे हैं। 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज्बेकों की विद्रोहों को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया दोस्तों। तो क्या कह रहे हैं कि अकबर ने अपने सौतेले भाई के मतलब जो विद्रोह मतलब को दबाने के लिए, और उज्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए 15 मतलब वो उसने युद्ध चलाए, ठीक है दोस्तों। मतलब युद्ध अभियान, ताकि वो लोग मतलब युद्ध मतलब वो नहीं करें, क्या कहते हैं अरे मतलब बगावत कर देते हैं ना दोस्तों। वो बगावत करने से मतलब उनको रोका, ठीक है। इसलिए उन्हें युद्ध अभियान चलाए। और आगे क्या कह रहे हैं कि 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर जीत मतलब कब्जा किया, ठीक है। और 1569 में रणथंभौर पर उसने शासन कर लिया, ठीक है दोस्तों। और आगे क्या कह रहे हैं। 1570 में और 1585 में मतलब 1570 और 1585 के मध्य, यानी कि लगभग कह सकते हैं कि 10 सालों के बीच उसने मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू किया, ठीक है दोस्तों। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए। तो काफ़ी मतलब बिजी रहा दोस्तों वो अपने शासनकाल में, और काफ़ी युद्ध अभ्यास मतलब अभ्यास की, काफ़ी युद्ध अभियान छेड़े उसने दोस्तों, ठीक है। जिन्हें 1579 और 80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो कह रहे हैं कि उसकी जो सौतेले भाई मिर्जा हाकिम थे, तो उसके विरुद्ध जो अभियान छेड़ा उसने, तो उसमें और उस मतलब उसके अभियानों में
जटिलता हुई, मतलब उसके अभियानों को एक शिकस्त मिली, चुनौती मिली, शिकस्त भी कह सकते हैं, चुनौती भी कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हारा भी हुआ, उसके सैनिक भी मारे गए होंगे, कुछ दिक्कतें भी आई होंगी। तो ये कह सकते हैं कि एक तरह से टक्कर मिली उसको, ठीक है। आगे देखते हैं, उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए, नहीं यहाँ से नहीं, नंबर 3, 1585 और 1605 की मध्य, यानी कि 85 और मतलब 20-25 साल के मध्य में उसने साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है। तो 20 सालों में उसने काफ़ी साम्राज्य को विस्तारित किया, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मेरा, आपको मैंने अभी पहले भी बताया है, काफ़ी टाइम से मेरा तबीयत ठीक नहीं है और मुझे कुछ ये कहते हैं टाइफाइड जैसा, मैंने चेक नहीं कराया, मैंने, मेरी अभी रिपोर्ट भी नहीं आई दोस्तों, मेरा टाइफाइड है मुझे। लेकिन मैंने कहा कि मैंने जो प्रॉमिस किया है अपने भाई और दोस्तों से, तो उनको कैसे मतलब वीडियो बनाकर देने से मतलब रुक सकता हूँ, इसलिए मैं कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूँ। और मेरा ये जो टारगेट है वो भी मैं अपना छोड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। आप बने रहिए, बस मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा, आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं क्या हुआ इन अभियानों में। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाया। तो दोस्तों जिन्हें 1579-80 में मिर्जा हाकिम के पश्चिमी विद्रोह को ने और जटिल कर दिया था, ठीक है दोस्तों। ये पढ़ लिया था हमने, है ना। 1585-1600 में मध्य अकबर की सम्राट का विस्तार हुआ, ठीक है दोस्तों। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए, सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया। ये आज का वो मतलब दोस्तों अ, अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान है, यहाँ तक उसने कब्जा कर लिया था दोस्तों, ठीक है। और कश्मीर को भी जोड़ लिया दोस्तों, कश्मीर उस समय मतलब उसने जीत लिया था, ठीक है दोस्तों। आज हम अपने कश्मीर को बचाने के लिए कितना परेशान हो रहे हैं, और हमारे सैनिक मारे जाते हैं, बहुत दुविधाएं पैदा हो जाती हैं, कभी कभी बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है दोस्तों, हमें अपने मतलब कश्मीर के मुद्दों को लेकर, ठीक है ना, क्या करना है। कभी कभी तो दोस्तों ये इंटरनेशनल कोर्ट में भी हमारा जो कहते हैं मुद्दा पहुंच जाता है ना। तो खैर वो अलग बात थी और आज अलग बात है। उत्तर पश्चिम में मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया, ठीक है दोस्तों। दक्कन में अभियानों अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदाबाद के कुछ हिस्सों को भी उसने कब्जे में कर लिया, ठीक है दोस्तों, यानी जीत लिया, ठीक है। अपने शासक के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। तो अकबर का जो शासनकाल का अंतिम चरण था। तो उस समय उसका जो राजकुमार सलीम था, उसका क्या नाम है आप दोस्तों बताएंगे कमेंट में। उसके विद्रोह के कारण उसकी व्यवस्था लड़खड़ाने लगी थी, ठीक है। उसकी यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर बना। हाँ दोस्तों, मैंने जो क्वेश्चन आपको देना चाह रहा था, तो उसका आंसर भी यही मिल गया दोस्तों, सलीम यानी जहांगीर, ठीक है। जहांगीर दोस्तों एक चित्रकला की मतलब प्रेमी के रूप में जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। आप उसके बारे में और जानकारी अच्छे से पढ़ेंगे, तो इसी की वजह से उसकी व्यवस्था लड़खड़ाई गई थी दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं, ये रहा जहांगीर दोस्तों, ठीक है। ये बैठा है बेचारा, कुछ फूल है या क्या लिए हुए पता नहीं। आगे देखते हैं, जहांगीर 1605 से 1627 में, ठीक है, जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। तो दोस्तों यहाँ तो कुछ अलग ही लिख रहे हैं, उसके सैन्य अभियानों को आगे बढ़ा रहा है दोस्तों, तो ये गलत तो नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ उधर ऊपर लिख रहे हैं कि उसकी व्यवस्था लड़खड़ा गई थी। खैर आगे देखते हैं, मेवाड़ के सिसोदियों शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की, जिसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदाबाद के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। तो कह रहे हैं कि सलीम यानी कि जहांगीर ने, सॉरी, सलीम यानी जहांगीर ने भी वो अ, अभियान चलाए, तो वो पूर्णतः सफल नहीं हो पाए उसके, ठीक है। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। तो दोस्तों ये एक
अलग ही मतलब उनकी नीतियाँ थी कि बाप नहीं कुछ कर पा रहा तो हम कुछ करें, हम अगर बाप कुछ कर भी रहा है तो तो भी हम कुछ करें, यानी कि एक द्वंद, गद्दी का द्वंद है ना, सीट का एक लोभ लालच, है ना। आज भी होता है ये सब दोस्तों, खैर उस समय भी होता था दोस्तों। ये सत्ता है ना बहुत ही बुरी चीज़ है, यानी कि इंसान को इंसान से भिड़ा देती है, लड़ा देती है ना, दुश्मन बना देती है एक को दूसरे का, है ना। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने का प्रयास किया जो असफल रहा। ये थोड़ा देखते हैं ये दोबारा। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सा, खुर्रम शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के लिए प्रयास किया जो असफल रहा। तो ठीक है, ये हो गया दोस्तों, है ना। आगे देखते हैं। शाहजहां 1627 से 1658 तक दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। ठीक है दोस्तों। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। तो विद्रोह किया उसने, जो जिसका नाम है अभिजात खान, जो अफगानी था, उसने विद्रोह किया लेकिन वो हार गया। ठीक है दोस्तों। शाहजहां के समय में अहमदाबाद के विद्रोह अभियान हुआ। अहमदाबाद के विद्रोह अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों को बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। तो जहांगीर ने भी दोस्तों काफ़ी मतलब विजय अभियान किए और जीता भी। तो उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो असफल रहा। ठीक है। उत्तर पश्चिम में बल्ख जो शासक थी, उनके विरुद्ध अभियान किया हुआ शाहजहां ने, तो वहाँ वो हार गया, यानी कि असफल रहा। ठीक है। परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ चला गया, यानी कांधार उसने जो अकबर ने जीता था, तो वो उसके हाथ से शाहजहां के काल में अ, वो उनके मुगलों के हाथ से निकल गया था। ठीक है दोस्तों। 1632 में अंततः अहमद नगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेना ने सुलह के लिए निवेदन किया। तो 1632 में किसने, या जो शाहजहां था, उसने अहमदनगर को जीत लिया। ठीक है। और बीजापुर को भी मतलब उसने अपने शासन में मिला लिया, और वहाँ के जो थे ना जनता राजा वगैरह, उन्होंने सुलह की और मतलब उनकी अधीनता स्वीकार की, ऐसा कुछ है ना। जब सुलह कर रहे हैं ना, तो अधीनता स्वीकार ही की होगी ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि हम तुम्हारे खिलाफ भड़काऊ मतलब नीतियाँ भी अपनाएंगे और तुम्हें तुमसे सुलह भी नहीं करेंगी। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता ना। या निवेदन करना भी कि लिखा हुआ है, तो यानी कि ऐसे अधीनता स्वीकार करना होगा ना। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारियों को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। तो दोस्तों, उत्तराधिकार का जो शौक या नशा होता है दोस्तों, तो भाई भाई में बिगाड़ ही देता है ना। तो उसी के बारे में बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच झगड़ा हुआ उत्तराधिकार को लेकर, और आगे क्या हुआ, इसमें औरंगजेब की विजय हुई। ठीक है दोस्तों। औरंगजेब जीत गया और दारा सिकों समेत उसके तीन भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। ठीक है दोस्तों। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। तो दोस्तों, ये इस बात को आप अच्छे से समझिएगा दोस्तों, कि औरंगजेब जो था, उसने अपने बाप को, यानी कि अपने पिता, यानी कि अपने जो उसका नाम शाहजहां था, उसको आगरा की जेल में बंद कर दिया, कैद में। और अपने भाई जिसका नाम था दारा सिकों, और उसके 3 भाई और थे, हिंदयाल और कामरान, ऐसा कुछ नाम है दोस्तों, उनको मौत के घाट उतार दिया। किसने? औरंगजेब ने। ठीक है दोस्तों।
अब औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। औरंगजेब 1658 से 1707, कितना लंबा कार्यकाल था दोस्तों। इतना लंबा कार्यकाल मुगलों में शायद किसी और का होगा ही नहीं। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई और कह रहे हैं कि दोस्तों फिर अहोमों को हरा पराजित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, किसने? औरंगजेब ने किया। काफ़ी अच्छी सेना इकट्ठी कर ली थी दोस्तों। बहुत अच्छी सेना इकट्ठी करने के बाद औरंगजेब ने अहोमों को पराजित किया 1663 में। परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह किया। उत्तर पश्चिम में यूसुफ जई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। किसके मतलब द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। मारवाड़ के राठौरों और राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। किसके शासनकाल में? औरंगजेब के काल में। ठीक है दोस्तों। इसका कारण था कि उनकी आंतरिक राजनीतिक और उत्तराधिकारियों के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया। तो क्या कह रहे हैं दोस्तों? उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकारी के मसलों के मुद्दों का हस्तक्षेप किया। तो मारवाड़ राजपूतों और मराठाओं ने जो नीतियाँ अपनाई उसकी वजह से औरंगजेब था ना, उसकी नीतियों में मुगलों का मतलब उनमें हस्तक्षेप किया गया है ना। एक बार आप दोबारा समझ सकते हैं दोस्तों कि जो औरंगजेब की नीतियाँ थी उनमें हस्तक्षेप किसने किया? मारवाड़, राठौर और राजपूतों ने। ठीक है दोस्तों, आप बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, इसी कारण आगे आगे क्या कह रहे हैं? मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहा। तो शिवाजी के खिलाफ जो औरंगजेब ने अभियान किया यानी युद्ध छेड़ा, तो उसमें वो सफल हो गया था। ठीक है, और उसको उसमें सफलता मिली और उसने शिवाजी का अपमान किया दोस्तों। और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने में से भाग निकले। यानी कि औरंगजेब ने उनको बंदी बना लिया हुआ है ना, हरा कर। तो शिवाजी अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके और उसको मतलब चकमा देकर उस कैद खाने से निकलने में सफल हुए। ठीक है दोस्तों, उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाया। तो शिवाजी जो थे जेल से निकल के, उसके कैद खाने से निकल के दोस्तों अपने आप को फिर से इस्टेब्लिश करने में सफल रहे और उनकी मुगल औरंगजेब के खिलाफ उन्होंने फिर से युद्ध अभियान शुरू किया। ठीक है दोस्तों, राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। तो अकबर बता रहे हैं, राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध अभियान शुरू किया, जिसमें उसे मराठा और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। किसकी मदद से राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध अभियान विद्रोह किया? किसकी वजह से, किसके साथ दोस्तों? तो दोस्तों इसमें बता रहे हैं कि मराठा और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। ठीक है, दक्कन में जो सल्तनत काल, वो सल्तनत जो क्षेत्र था तो उनका और मराठाओं का सहयोग लेकर अकबर जो थे उन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया था दोस्तों। ठीक है, अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। अंत में सफाविद यानी ईरान भाग गया। ठीक है, कौन भाग गया? औरंगजेब। ठीक है, अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं बनाई। तो इसमें दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अकबर ने जो विद्रोह किया उसकी वजह से औरंगजेब कहाँ भाग गया था? ईरान। ठीक है, तो अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन की शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। तो उसने सोचा कि दोबारा अकबर को जीत लिया, अकबर को हरा दूंगा। तो ये मतलब अकबर था कौन दोस्तों? ये आप अंदाजा ही लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसका औरंगजेब का उत्तराधिकारी। ठीक है, अकबर की विद्रोह सेना चलाई। आगे देखते हैं 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में बना लिया।
गोलकुंडा को भी उसने जीत लिया दोस्तों। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठाओं जो छापामार पद्धति का प्रयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंधन किया। तो 1600 एक बार देखते हैं 1698 में औरंगजेब ने जो और मराठा लोग जो थे ना, तो वो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे। उनके विरुद्ध किसने, औरंगजेब ने अभियान छेड़ी ताकि वो छापामार पद्धति से मतलब बच सके और उनको मराठाओं को हरा सके ना। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों कह रहे हैं, सॉरी सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठाओं के विरुद्ध विद्रोह का सामना करना पड़ा। तो कह रहे हैं दोस्तों औरंगजेब को काफ़ी सामना करना पड़ा किन किसका, उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों का। सतनामी दोस्तों ये जो पंजाबी होते हैं ना, उन्हीं में से होते हैं ना, ठीक है। उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों का विद्रोह का सामना करना पड़ा। उत्तर पूर्व यानी कि उत्तर पूर्व इधर आज का पाकिस्तान क्षेत्र कह सकते हैं दोस्तों, और दक्कन यानी कि जो महाराष्ट्र है हमारा, इस क्षेत्र में है नहीं, इन क्षेत्रों में महाराष्ट्र मध्य प्रदेश भी कह सकते हैं दोस्तों, मराठाओं का सामना करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, किसको, अब औरंगजेब को। दोबारा देखिए, ठीक है। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारियों के विरुद्ध उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हुआ। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। इस चित्र के बारे में बता रहे तो हम तो इसको एक बार जल्दी से देखते हैं क्या लिखा है। ये क्षेत्र के बारे में दिया गया है दोस्तों, क्या कौन सा है ना। हाँ आगे देखते हैं, ये कुछ खास नहीं है। ये काबुल, कांधार, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लाहौर, पंजाब, पानीपत, ये सब दोस्तों। हाँ इसके ऊपर मैं दोस्तों वीडियो बनाऊंगा और आप ये सब मैप उसमें ऐड करके अच्छा सा वीडियो बना दूंगा ताकि आप कहीं भी मैपिंग के लिए नहीं भटके। इतिहास से जुड़ी जो भी मैपिंग होती है और जो भी मैप की ज़रूरत पड़ती है वो हम आपको एक ही वीडियो में दे देंगे दोस्तों। इसी प्रकार ज्योग्राफी में करेंगे हम ये सब प्रक्रियाएं, और ये मतलब तकनीक का यूज करेंगे अपना। मतलब तकनीक क्या है वो दोस्तों, एक वीडियो बना कर दे दी जाती है तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है हालांकि, लेकिन यही है कि आपको किसी मतलब स्पेशल वीडियो के लिए आपको कहीं और नहीं भटकना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आप उसका मतलब अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। मुगल ज्येष्ठ अधिकारी के नियम में विश्वास नहीं रखते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार होता है। तो कह रहे हैं दोस्तों मुगल उत्तराधिकार की जो परंपरा थी उसमें ये नहीं था कि बड़ा भाई ही अधिकारी मतलब अधिकार करेगा, बड़ा भाई ही सम्राट बनेगा, बड़ा भाई ही पिता की गद्दी पर बैठेगा। ठीक है, इसके विपरीत उत्तराधिकारी में भी सैदायाद की मुगल और तैमूरों की प्रथा को अपनाते थे। तैमूर की जो गद्दी हासिल करने की, गद्दी प्राप्त करने की, गद्दी का मतलब गद्दी पर बैठने की जो नीति थी वो इस्तेमाल करते थे मुगल। उसमें क्या था, जिसमें उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तो कह रहे हैं कि जो तैमूर वंश में जो सत्ता को देने का चलन था तो उसमें क्या था कि सभी पुत्रों में सत्ता बांट दी जाए ना। ये ठीक भी है दोस्तों ना। तो तालिका एक से एक में दी गए इस रंगीन उद्रकों को पढ़िए और मुगल राजाओं राजकुमारों के विद्रोह से जुड़े प्रमाणों पर गौर कीजिए। तो दोस्तों ये बात में दिखेगी आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही है, ज्येष्ठाधिकार या सैदायाद। तो दोस्तों कोई भी बता सकता है कि ज्येष्ठाधिकार तो ठीक नहीं रहेगा, सभी पत्रों में बांट दी जाए ताकि वो भी अपनी अपनी मतलब क्षेत्र पर शासन करें और खुश रहे ना। तो आगे कह रहे हैं, ये देखते हैं पहले राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ। तो दोस्तों राजपूतों के साथ मुगलों की काफ़ी मतलब घनिष्ठ संबंध थे।
और काफ़ी शादियाँ मतलब रिश्ते नाते उनमें चले, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखते क्या है, जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी, ठीक है दोस्तों। वह अंबर वर्तमान में जयपुर की राजपूत शासक की पुत्री थी, ठीक है, उसी समय। ठीक है, और क्या है, शाहजहाँ की माँ एक राठौर राजकुमारी थी, वह मारवाड़ जोधपुर की राजपूत शासक की पुत्री थी, ठीक है दोस्तों। तो ये संबंध दिखाए गए हैं, कुछ खास नहीं है। मुगलों के अन्य शासकों के संबंध तालिका एक को फिर से देखें, आप पाएंगे मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो कह रहे हैं कि जो दोस्तों मतलब उस समय भी यही होता था, जो उनके साथ उनकी सत्ता स्वीकार नहीं करेगा और जो उनके साथ उनके अधीन नहीं रहेगा, उन्हीं के साथ वो लोग मतलब युद्ध अभियान छेड़ते थे, ठीक है दोस्तों। जिन्होंने उसके हो गया उनकी सत्ता स्वीकारने की। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो उन्हें तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। जब मुगल शक्तिशाली हुए तो अन्य शासकों ने उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। कह रहे हैं कि जब मुगल ज़्यादा शक्ति में आए, ज़्यादा सत्ता, ज़्यादा बड़ी ताकत बनी, वो उनका क्षेत्र अच्छा मतलब क्षेत्र मतलब ज़्यादा कह सकते हैं ज़्यादा क्षेत्र पर उन्होंने कब्जा किया, तो अन्य शासकों ने भी उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है। यानी कि पावरफुल व्यक्ति हो गए वो, है ना। तो शासक तो उनसे डरेगी और सोचेगी कि इससे युद्ध करने से भला है कि इनकी अधीनता स्वीकार करें और चुपचाप से अपने क्षेत्र पर जितना हो सकता है उस पर शासन करें ना। और युद्ध करेगी तो मारे जाएंगे ना। तो आगे कह रहे हैं राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। राजपूत इसका अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों की विवाह करके उच्च पद प्राप्त की। तो वही बात है दोस्तों कि युद्ध छिड़ेगी और मतलब अकड़ दिखाएंगे तो हार जाएंगे या कहीं युद्ध में मारे जाएंगे। तो मरने से अच्छा है कि रिश्ते नाते बनाकर अच्छे पदों पर बैठकर शासन करें, है ना। तो ये उनकी एक पॉलिटिक्स थी दोस्तों, ठीक है। शासन करने की नीतियाँ थी। उन्होंने भी सोचा कि मरने से तो बेहतर ही ऐसी जो पद मिल रहा है वही सही, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। मेवाड़ की सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब भी हारी तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें जागीर के रूप में वापस कर दी। तो मुगलों ने यहाँ थोड़ा दया भी दिखाया है दोस्तों कि मेवाड़ के सिसोदिया राजा थे तो उन्होंने मुगलों की सत्ता स्वीकार नहीं की और मुगलों ने जब उनको हरा दिया तो उनके साथ अच्छे से पेश आए और उन्हें मतलब उनका जो राज्य क्षेत्र था वापस दे दिया, ठीक है। आगे कह रहे हैं पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानियों को बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के नए शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, ठीक है। तो कह रहे हैं कि शासन कर जीत जाना और जीत कर भी उनको मतलब उनका क्षेत्र वापस दे देना है, ये सब जो नीतियाँ थी उन मुगलों की, ठीक है। तो उसी वजह से उन्हीं नीतियों की वजह से वो अनेक लोगों मतलब सरदारों और मतलब राजाओं को अपनी प्रभाव में ला पाए ना, ठीक है। परंतु ये इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था ना। एक बार फिर तालिका एक देखिए और गौर करें कि जब शिवाजी मुगल सत्ता में सत्ता स्वीकार करने आए तो बाबर ने तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया। इसी अपमान का परिणाम क्या हुआ। तो यहाँ दिखाया गया है कि जब शिवाजी हार रहे थे औरंगजेब से, औरंगजेब के बारे में बताया जा रहा है, तो औरंगजेब ने उनकी मतलब एक तरह से बेइज्जती की, अपमान किया और उन्हें बंदी बना लिया था। तो बंदी बनाने के बाद वो उनकी कैद से भाग के निकल गए थे और फिर उन्होंने युद्ध छेड़ा और उसको शिकस्त भी दी, है ना। तो ये ज़्यादा एटीट्यूड भी बेकार रहता है दोस्तों। इसमें दिखाया गया है जो बाबर ने एटीट्यूड दिखाया उसका परिणाम गलत हुआ उसके साथ, है ना। खैर आगे देखते हैं मनसबदार और जागीरदार। तो ये दोस्तों शब्दावलियाँ हैं, इनकी थोड़ी व्याख्या की गई है यहाँ पे। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों की
सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की तुरानी थे, लेकिन अब इन छोटे समूहों के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठा और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित हो गए, मतलब साम्राज्य जो उसका मुगलों का साम्राज्य था, उसमें जो छोटे छोटे साम्राज्य मिलते गए, वो जीतते गए, या वो मतलब अपनी इच्छा से उनकी अधीनता स्वीकार करते गए। वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूह को सदस्यों में प्रशासन में नियुक्त किया। तो वैसे उसी तरह उन्होंने देखा कि अब जो क्षेत्र हमारी अधीनता स्वीकार कर रहे हैं, या जिन क्षेत्रों को हमने जीत लिया है, वो आगे जो प्रमुख व्यक्ति हुआ करते थे उनको वो पदों पर, उनको स्पेशल मतलब अच्छे पद या कोई जो खास पद हुआ करते थे, तो वो पदों पर नियुक्त कर देते थे, ताकि शासन चलाने में अच्छी अच्छी व्यवस्था बनाने में मदद मिले ना, शासन चलाने में मदद मिले ना। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की तो यूनानी थी। तो शुरू में जो शासन मतलब जिनको उन्होंने सत्ता सौंपी, अपने अधीन होने के बावजूद भी, वो तुर्की थे और यूनान के थे। लेकिन अब उन छोटे समूह में शासन ईरानी, भारतीय मुसलमान, अफगान, मराठा, राजपूतों और अन्य समूह भी शामिल होते गए। तो कह रहे हैं कि लगभग सभी ने उनकी मतलब जिन 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 के बारे में इसमें चर्चा की है, सभी ने उनकी अधीनता स्वीकार की, और सभी ने मुगलों की अधीन रहकर बड़े पदों पर मतलब मतलब कह सकते हैं कि बड़े पदों पर बैठकर अपना जो बाकी जीवन था व्यतीत किया है ना। वरना मौत होती, हार की मौत हो जाती, क्या फ़ायदा। ठीक है। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। तो मुगलों की जो सेवा अधिकारी हुआ करते थे, जो उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे, या जिनको वो शिकस्त देते थे, हरा देते थे, ठीक है, तो वो सब जब नौकरशाह बन जाते थे उनकी मुगलों के अधीन, और मुगलों की मतलब कर्मचारी, तो उनको मनसबदार कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, आप मनसबदार शब्दावली को आप कभी नहीं भूल सकते, ये मेरा वादा है दोस्तों। ठीक है। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। ठीक है दोस्तों, यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए एक पद, वेतन एवं सैन्य उत्तराधिकारी निर्धारित किए जाते थे। मुगलों ने दोस्तों राज्य व्यवस्था की मतलब बहुत बेहतरीन पद्धति का मतलब चलन किया था दोस्तों, मतलब चलाई थी, बेहतरीन राज्य व्यवस्था चलाई थी। ठीक है दोस्तों, हर एक का मतलब जिक्र नहीं किया जा सकता, कुछ का है, लेकिन जिनका भी है बहुत बेहतरीन है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसमें त्रिश्रेणीय व्यवस्था थी दोस्तों, ऐसे कह सकते हैं, जैसे कि पद, वेतन, सैन्य व्यवस्था, ये सब त्रिश्रेणी तो नहीं, कुछ और भी शब्द होते होंगे यहाँ पे, और भी पद होते होंगे। ठीक है, पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। ठीक है दोस्तों, तो कितना पद देना है, मतलब कौन सा पद देना है, कितना वेतन देना है, कहाँ नियुक्त करना है, ये सब जात की व्यवस्था पर निर्धारित था। जात की संख्या पर, सॉरी, जात की संख्या यानी किस समाज का मतलब किस जात का, जात यानी जाति का मतलब जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो उसको उनको उस पद पर नियुक्त किया जाता होगा, मतलब अच्छे पद पर नियुक्त किया जाता होगा। किसी की जाति कम है तो उसको अलग तरह का पद दिया जाता होगा। तो ये सब आज भी होता है, कहीं कोई वो नहीं है ना, अंतर नहीं है। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अद्विजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी। तो वही है, जनसंख्या को देखकर अच्छे पदों पर नियुक्त किया जाना, है ना। जैसे कि देखते हैं आज भी, मतलब आज तो मतलब जिस क्षेत्र में कोई ज़्यादा जनसंख्या होता है, उन वहाँ की बड़ी-बड़ी अधिकारियों को, बड़ी-बड़ी नेताओं को अच्छा पद मतलब मिल जाता है, अच्छी वोट मिलती है तो अच्छा पद मिल जाता है ना। खैर, ये है कि सीधा सीधा मतलब ये है कि अच्छा पद है, ज़्यादा जनसंख्या है, तो उनका ज़्यादा दबदबा है ना। इस तरह से आप बिल्कुल समझ सकते हैं ना। और उतना ही वेतन भी अधिक होता था। ठीक है,
जो सैन्य उत्तराधिकारी मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखनी पड़ती थी। मन- मनसबदार अपने सवारों को मनसबदार अपने निरीक्षक के लिए लाते थे। क्या कह रहे हैं, सॉरी दोस्तों, मनसबदार अपने सवारों के निरीक्षक के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़े दगवाते थे। तो दोस्तों, घोड़े दागना यानी कि घोड़ों पर चिन्ह लगाना कि ये किसका घोड़ा है, ये किसको देना है, और चिन्ह के रूप में। तो घोड़ों को दागना भी एक प्रक्रिया थी उस समय की। तो उसका भी एक रजिस्ट्रेशन तरह का हुआ करता था दोस्तों, इसमें लिख रहे हैं, ताकि मतलब किसी का घोड़ा कोई और ना ले जाए, कहीं युद्ध में कोई घोड़ा कहीं और चला जाए तो उसको पहचान लिया जाए, या किस क्षेत्र का घोड़ा है, मतलब ये सब होता था। ठीक है। इन कार्यवाहियों के बाद भी उन्हें सैनिकों की वेतन के लिए धन मिलता था। ये सब कार्यवाही हुआ करती थी, तो दोस्तों उसके लिए उन्हें वेतन मिलता था बाकायदा तरीके से, कि कौन क्या करता है, हर तरह की मतलब व्यवस्थाएं थी। ठीक है। तो मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमियों के रूप में पाते थे। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। तो मनसबदार जो बड़ी मतलब अधिकारी वर्ग हुआ करते थे, उनको दोस्तों कह रहे हैं कि ज़मीन दे दी जाती थी। जिस ज़मीन पर उन्हें मतलब राजस्व वसूल करना पड़ता था या पड़ना होता था दोस्तों, है ना। कोई ज़्यादा वो नहीं होता था कि मतलब एक दबाव जैसा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। ठीक है। दबाव नहीं, बल्कि उनका एक क्षेत्र दे दिया, वहाँ जो फसल पैदा हो रही है, वहाँ जो कर्मचारी लगे हैं उनसे टैक्स लेना, सेम जैसा हमने ऊपर पढ़ा था पिछली बार दोस्तों, वैसा ही, है ना। तो वहाँ से सब उनको टैक्स रूप में मिलता था। ठीक है दोस्तों। जिन्हें जागीर कहा था, हाँ दोस्तों, ये बहुत अच्छा शब्द है, जिसे जागीर कहा जाता था दोस्तों। ठीक है। किसको जागीर कहा जाता था दोस्तों, आप कंफ्यूज ना होइएगा। जो मनसबदार हुआ करते थे उनको वो एक ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाता था, वहाँ से उनको जो राजस्व वसूल करना पड़ता था या करना होता था दोस्तों। दोनों में अंतर है, इसलिए मैं दोनों की व्याख्या कर रहा हूँ। ठीक है। तो उस ज़मीन के टुकड़े को जागीर कहा जाता था दोस्तों, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। इक्ताओं के समान थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो ये छोटी शब्दावली है, इसको देखते हैं दोस्तों। जात की श्रेणियाँ। 5,000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1,000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। ठीक है दोस्तों। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5,000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या केवल 79 हो गई। क्या इसकी संख्या, इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्च बढ़ गया? नहीं, राज्य का खर्च बढ़ गया ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अभी ज़्यादा हुआ करते तो ज़्यादा खर्चा होता होगा ना, राज्य का खर्चा घटेगा ना। तो खैर आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ से, परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपनी जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। तो कह रहे हैं कि मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपनी जागीरों पर नहीं रहते थे, ना ही उन पर प्रशासन करते थे। तो वो उनको उस तरह नहीं दी जाती थी दोस्तों कि अब एक बार उनको दे दिया, वो उसको बेचे, उसको कुछ भी करें, चाट के खा जाए ना। ऐसा कुछ नहीं। वो वहाँ से जो राजस्व वसूल राजस्व मिलता था, उसको राज्य की मतलब विकास में भी लगाना पड़ता दोस्तों। कुछ हिस्सा वो अपने पास भी रखते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ज़्यादातर उसको राज्य के विकास में लगाना पड़ता था, राजा को देना पड़ता था, और अपने पास भी रखना होता था। ठीक है दोस्तों। तो ये है कि यह राजस्व उनकी नौकरों तथा उनकी लिए एकत्रित एकत्रित करते थे, सॉरी, जबकि वे स्वयं देश के लिए किसी अन्य भाग से
सेवारत रहते थे। कह ही रहे कि वो नौकरी करने के साथ साथ भी मतलब वहाँ से राजस्व वसूलते थे। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहे हैं वे स्वयं देश के किसी अन्य बात में सेवारत थे। ठीक है, एक ही बात है, पढ़ लिया। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था। तो औरंगजेब के शासनकाल में ये सब राज राज क्या कह रहे हैं, मनसबदार कम दिया जाने लगा। तो ठीक है, मतलब जो ज़मीन दी जाती थी से मतलब उनको जो अधिकारी हुआ करते थे मनसबदार, उनको ज़मीनें कम दी जाने लगी है ना। पहले ही मान के चलिए आज की डेट में बात करते हैं 10 बीघा दी जाती होगी, तो कम कर दी गई होगी 5 7 4 3 2 मतलब ऐसा कुछ ना। तो ऐसी दी जाने लगी। ठीक है, आगे देखते हैं। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई। तो मनसबदारों की संख्या बढ़ गई है, इसी तरह से इसी वजह से शायद ज़मीन कम दी जाने लगी। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि जनसंख्या बढ़ेगी, मतलब मनसबदारों की संख्या बढ़ेगी तो ज़मीन तो उतनी मतलब उतनी फिक्स हुआ करती होगी, तो उनको कम दी जाने लगी ताकि कम ज़मीन पर अधिक से अधिक लोग मतलब नियंत्रण कर सकें ना, ये सब, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई रहने पर जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर लें। तो वही है दोस्तों कि कम ज़मीन मिलने लगी और उससे राजस्व वसूल करने के लिए भी मतलब लोग जो वही जो जिसे वसूल करना है वो सोचते हुए जल्दी से जल्दी राजस्व वसूल करें ताकि और उसमें बचा भी सकें कुछ, है ना। अधिक से अधिक वसूल करने की कोशिश में लगे रहते थे। ठीक है दोस्तों, अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। तो कह रहे हैं दोस्तों जो औरंगजेब था वो राजस्व मतलब जो उसकी उनके मनसबदार वसूल करते थे, तो उनसे मनसबदारों से वो औरंगजेब वसूल करता था। ठीक है दोस्तों, और अकबर के काल में अकबर है ना, तो औरंगजेब अधिक से भी मतलब सोचता था कि अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी और मतलब जो राजस्व वसूला जाए ताकि अपने राज्य को और विस्तारित किया जाए, है ना। ऐसी नीतियाँ चलती थी। ठीक है दोस्तों, अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब ने इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रखा। तो जो परिवर्तन हो रहे थे दोस्तों उस समय, औरंगजेब ने उन पर नियंत्रण नहीं रखा, बल्कि जैसा चल रहा है वो चलने दिया, है ना। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अब देखिए दोस्तों, किसान के बाद मनसबदार जो उनसे जिनको वो जिनके क्षेत्र में वो किसान काम कर रहे हैं वो, और मनसबदार के ऊपर राजा यानी औरंगजेब या अकबर ऐसा कोई, है ना। उनकी नीतियों से किसान परेशान हुए ना। जैसे कि नंबर 1 नंबर 2 को दबाएगा, नंबर 2 नंबर 3 को दबाएगा, तो नंबर 3 कितना प्रेशर में आएगा ना, ये नीति थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। जब्त और जमींदार। ठीक है, मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसान की उपज से मिलने वाला राजस्व था। ठीक है दोस्तों, किसान जो पैदा करते थे, है ना, खाद्यान्न है, और खाद्यान्नों के अतिरिक्त खाद्यान्नों का व्यापार करने के बाद जो धन आता था तो वो सब मुगलों की आमदनी में प्रमुख भूमिका निभाता था। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। तो किसान किसकी सहायता से मतलब राजा को अ, वो राजस्व देते थे, तो किसके माध्यम से,
अधिकारी हुआ करते थे, और कुलीन यानी कि बड़े जो मुखिया हुआ करते थे ज़मीन की, है ना, सरदार हुआ करते थे, उनकी मदद से, ठीक है, देते थे। ठीक है, आप समझ चुके हैं दोस्तों। समस्त मध्यस्थतों के लिए, चाहे वे ग्रामीण स्थानीय ग्रामीण के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का उपयोग करते थे। तो कह रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि मुगल एक ही शब्द का प्रयोग किया करते थे, चाहे वो सरदार हो, जमींदार हो, या वो कुलीन, मतलब व्यापारी ही क्यों ना हो, तो ठीक है, उन्हीं उनको सबको एक ही शब्द यानी कि जमींदार से संबोधित करते थे। ठीक है दोस्तों, ये उनकी शब्दावली थी। ठीक है, जमींदार। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। खैर आगे ये देखिए, ये कुछ दे रहा है। ये देखिए, ये चित्र आप दोस्तों बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये जो किसान है, ये जो हाथ जोड़ रहा है और ये नीचे गिरा पड़ा है, ये इसको दे रहा है, ये सरदार या जमींदार है। इसने इसको धन दिया और इसने इसे धन लेकर ये दे दिया, ये राजा को दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसी प्रथा आती है ना, नियम थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अकबर के राजस्व मंत्री टोडर मल ने 10 साल 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि की भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। ठीक है, तो मुगल शासक अकबर था, तो उसके मतलब जो राजमंत्री था टोडरमल, उसने 10 साल तक शासन किया अकबर के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, और उसने काफ़ी विकास भी किया होगा उस समय, तो उसके बारे में आगे देखते हैं। काला 10 साल की काल अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया, ये हो गया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर यानी राजस्व निश्चित कर दिया गया। तो उसने मतलब जो फसल होती है उस पर जो टैक्स यानी कर या है ना लिया जाता था, वो निश्चित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांट दिया गया। ठीक है दोस्तों, राजस्व मंडलों में बांट दिया गया, और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। तो विभिन्न क्षेत्रों में बांट दिया। ठीक है, ताकि मतलब राजस्व वसूल करने में और क्षेत्र पर नज़र रखने में, क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देना और विभिन्न प्रकार की आंकड़ों को एकत्रित करने में मदद मिली। ठीक है दोस्तों, इनमें अच्छे से मंडलों में, राजस्व मंडलों में बांट दिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहे हैं कि प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की सूची बनाई गई। उन्होंने देखा कि इस क्षेत्र में कौन सी फसल हो रही है, उनकी मतलब उन पर नज़र रखना और उनकी सूची बनाकर तौर तरीके से मतलब अपनी व्यवस्था को लागू करना और व्यवस्थाओं पर नज़र रखना और व्यवस्था को चलाना। ठीक है दोस्तों, ये आगे देखते हैं। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन शासक स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभवतः हो पाया। तो कह रहे हैं कि उन्होंने जो व्यवस्थाएं लागू की, तो उनका हिसाब मतलब वो किस तरह से रखते थे, ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव हो पाया। यहाँ कोई ज़्यादा द्वंद्व वाली बात नहीं है दोस्तों, आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। उन्होंने जो व्यवस्थाएं बनाई वो खासकर बंगाल और गुजरात में बनाई। ठीक है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा उस समय उनका प्रभाव था। ठीक है दोस्तों, ठीक है, उस समय
उनका जो राजस्व था, जो ज़्यादा राजस्व प्राप्त होता था, तो उस वही क्षेत्र होगा। ठीक है दोस्तों, वैसे तो बहुत थे उनके, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा और इधर पंजाब, इधर उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ये सब था। मध्य प्रदेश भी था, अरे महाराष्ट्र में भी कुछ कुछ इलाके थे, लेकिन यहाँ गुजरात और बंगाल को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। ठीक है दोस्तों, और हाईलाइट किस नेगेटिव मतलब पोज में, नेगेटिव रूप में किया गया है। ठीक है तो ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। ठीक है दोस्तों, कह रहे हैं कि बाकी सब क्षेत्रों पर उनके जो बनाए गए नियम थे लागू हो रहे थे। मैंने आप थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो गुजरात और बंगाल थोड़ा उनका सुदूर क्षेत्र पड़ रहा था। ठीक है दोस्तों, ये बोल रहे थे। और दिल्ली में जो दिल्ली आगरा से वो जो क्षेत्र थे वो थोड़े दूर हो गए, इसलिए उनको वहाँ तक वो अपनी व्यवस्था लागू करने में दिक्कत हो रही थी। ठीक है, और वो राजस्व वसूल करने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतना शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देती थी। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसी किसान विद्रोहों ने मुगल सम्राटों की स्थायित्व को चुनौती दे डाली। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि अगर किसी को ज़्यादा दबाया जाएगा तो वो फिर विद्रोह तो करेगा ही। ठीक है, तो बता ही रहे कि व्यवस्थाएं जो लागू की गई थी उनमें उनको राजस्व में वृद्धि कर दी गई थी है, और अधिक से अधिक वसूल करने की मतलब एक लालसा बढ़ गई थी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो उनके जो जमींदार थे और जो किसान थे, पहले किसान विद्रोह करेंगे, और अगर किसान विद्रोह करेंगे तो किसानों के साथ साथ जमींदार भी मिल जाएगी तो वो विद्रोह करेंगे। या हो सकता है कि राजा के खिलाफ के जो जमींदार होते होंगे, या जो कह सकते हैं कि जो मेन माल मुखिया होते थे जो ज़मीन के, वो अगर विद्रोह करेंगे राजा के खिलाफ, तो वो सोचते होंगे कि हम राजा को क्यों दें, हम जो किसान से वसूल रहे हैं ना, वो हम अपने पास ही रखें ताकि हम और अमीर हो जाएं। ठीक है, तो उस लालसा से वो लोग विद्रोह कर देते होंगे ना। तो ये सब चुनौती भी दे देते थे, मतलब इसमें दी गई है काफ़ी बार चुनौती भी मिली मुगल शासकों को। तो आगे देखते हैं, ये अकबर बैठा हुआ है, और ये उस मतलब इसके बारे में लिखा है, और ये उसके थोड़े मतलब आसपास कर्मचारी हैं। अबू फजल के नए अखबारनामा लेते हुए अकबर, तो जो अखबारनामा पुस्तक है अबू फजल ने लिखी है दोस्तों, तो वो अबू फजल अकबर को दे रहा है जो पुस्तक है अकबरनामा। ठीक है, आगे देखते हैं। अकबरनामा और आईने अकबरी, ये पुस्तक के बारे में दी गई है कुछ जानकारी। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबू फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। ठीक है दोस्तों, तो ये शौक था दोस्तों उसका कि हमारे शासन की नीतियाँ, व्यवस्थाएं और जो शासन करने की प्रक्रिया है, कला है, वो लिख दी जाए, उनको मतलब संभाल कर रखा जाए ताकि भविष्य में लोग पढ़ें या देखें, समझें, और कैसी नीति चलाई जाती है वो सब नीतियों का उपयोग करें। या उसने अपनी तारीफ के लिए ये सब लिखवाया हुआ, या हो सकता है उसको मतलब लगता हुआ कि आगे भविष्य में लोग ऐसी तरह से नीतियाँ चलाएं, तो ये सब होता हुआ मतलब बहुत वजह होती है दोस्तों, आप समझ सकते हैं ना। तो आगे देखते हैं, उसने कहा कि इतिहास लिखी। ठीक है, अबू फजल द्वारा अकबर ने जो पुस्तक लिखवाई उनका नाम आईन अकबरी मतलब अकबरनामा था। ठीक है दोस्तों, मैं बार बार कोई चीज़ को इसलिए बोलता हूँ ताकि हमारे दोस्त भाई को, मित्र को बात अच्छे से समझ में आ जाए, और एक बार नहीं तो दूसरी बार सुनने में कोई फैक्ट, कोई गलती हो रही है तो दोबारा सुनकर उस गलती से बचे, है ना। आगे देखते हैं। अबू फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में यानी 3 पुस्तकों में लिखा, और इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, दूसरी में अकबर के शासकों की घटनाओं का विवरण दिया गया है, तीसरी जिल्द आईनी
अकबरी है, ठीक है। तो अकबर की प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्यों की भूगोल का ब्यौरा मिलता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, आइन अकबरी में अकबर की प्रशासन और घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य की भूगोल का विस्तार मिलता है। यानी कि अकबर का किस तरह से प्रशासन व्यवस्था थी, और अकबर के घराने में किस कौन कौन सी मतलब वो थी, मतलब मंत्रीगण, और सेना, अकबर की सेना के बारे में जानकारी दी गई है। राजस्व, उसकी राजस्व कहाँ से वसूला जाता था, कितना राजस्व को सा मिलता था, क्या क्या माध्यम थी, ये सब है ना। और साम्राज्य की भूगोल का, यानी कि साम्राज्य कहाँ तक था अकबर का, ठीक है। किस किस क्षेत्र पर उसने शासन किया, किसकी अभियान छिड़ी, कहाँ उसका विद्रोह हुआ, ये सब है ना। किस में लिखा है, आईनी अकबरी में। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। तो कह रहे हैं कि इसमें जो आईन अकबरी है, समकालीन भारत यानी कि उस समय भारत में जो अलग अलग क्षेत्र थे वहाँ क्या हो रहा था उसके बारे में दिया गया है। लोगों की परंपराएं, यानी लोग क्या क्या करते थे, लोगों की नीतियाँ, लोगों की सोच विचार कैसी थी, वो लोगों की संस्कृति कैसी थी, लोगों की सोच विचार कैसी थी, उसके बारे में मतलब विस्तृत से जानकारी मिलती है किसमें, आईन अकबरी में दोस्तों, ठीक है। आईन अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरों और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण, ठीक है दोस्तों। एक बार देखते हैं, ये अकबर बैठा हुआ है और उसके मंत्रीगण हैं आसपास, और ये नीचे अबू फजल है ना जो पुस्तक दे रहा है, ठीक है। इस पुस्तक का नाम है दोस्तों आईनी अकबरी, ठीक है दोस्तों। किसी भी चीज़ को बार बार दोहराने से दोस्तों वो अच्छे से हमारे दिमाग में छप जाती है, हमारा दिमाग उस चीज़ को अच्छे से समझ लेता है और हम उसको कभी भूलते नहीं है ना। आगे देखते हैं, प्रशासन की प्रमुख अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और उनका विस्तृत वर्णन अबू फजल की अकबरनामा विशेषकर आईनी अकबरी में मिलता है। तो कह रहे हैं अकबर का जो प्रशासनिक व्यवस्था था वो आईनी अकबरी में ही मिलता है। ये सब हो गया ऊपर दोस्तों। आगे देखते हैं, अबू फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबे के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे दोस्तों। प्रत्येक प्रांत से एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था, ठीक है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार और को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था। तो कह रहे हैं दोस्तों कि जो अकबर के जो मंत्री थे अबू फजल, उसने जो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक में दिखा दिया गया है कि जो क्षेत्र थे अलग अलग उन यानी सूबे थे उनको उनके एक सूबेदार हुआ करते थे। सूबेदार और जो सूबेदार थे जो राजनीतिक और सैनिक पदों पर नियुक्त हुआ करते थे, ठीक है। और कह रहे हैं कि प्रत्येक प्रांत का एक वित्तीय अधिकारी भी हुआ करता था जिसे दीवान कहा जाता था दोस्तों। दीवान किसे कहा जाता था, तो अब दोस्तों आप याद करिएगा दोस्तों इसको दोबारा से पढ़कर कि मतलब वित्तीय अधिकारी को दीवान कहा जाता था, ठीक है दोस्तों। और सूबे क्षेत्र या सूबे का जो सूबेदार हुआ करता था तो वो दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं को चलाता था। दोनों प्रकार यानी कि सैनिक सेवा में भी मतलब भाग लिया करता था दोस्तों, और क्षेत्र में भी जो मतलब प्रशासनिक व्यवस्था है उसको भी देखता था, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था। तो जो कानून व्यवस्था था, जो सूबेदार था उसको अन्य अफसरों का भी सहयोग मिलता था कि भाई आपको इस क्षेत्र की मतलब इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं दे दूँगा, और इस क्षेत्र की जानकारी है तो आप मुझे मतलब दे दीजिए, तो हम उसका और उसके ऊपर और चिंतन मनन करें और उसमें संशोधन सुधार करें और कुछ और अन्य तरह की बातें हुआ करती थी, ठीक है दोस्तों। तो ये सब जैसे कि बख्शी सैनिक वेतन अधिकारी, सदर धार्मिक और धर्मांध किए जाने वाली कार्यों का मंत्री, फौजदार यानी सेना नायक, और कोतवाल नगर का पुलिस अधीक्षक, ठीक है दोस्तों। इनकी भी मदद मिलती थी किसको, तो देखिए इसको किसको, सूबेदार को, ठीक है दोस्तों।
तो सूबेदार एक महत्वपूर्ण पद हुआ करता था दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, मतलब ये क्या लिखा हुआ है पता नहीं दोस्तों, किसी और भाषा में, लेकिन इसके बारे में पढ़ते हैं। नूरजहाँ का फरमान, ठीक है। जहांगीर के दरबार पर नूरजहाँ का प्रभाव। नेहरू निस्सा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहाँ का खिताब मिला। नूरजहाँ हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिसमें एक ओर उसके स्वयं के खिलाफ उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर वह बाग के रानी बेगम नूरजहाँ के नाम से गढ़ा हुआ। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहाँ द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान है। चौकोर मोहर बताती है उदात्त और महान महारानी नूरजहाँ बादशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाहजहाँ के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी व्यवसायी बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहाँ बादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। तो ये दोस्तों एक वैसी जानकारी थी, कुछ खास नहीं है, इसके बारे में बता रहे हैं क्या क्या लिखा था। तो इसको पढ़ना ही नहीं था दोस्तों, पढ़ ही लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ लिखा है, छोड़ो उसको, है ना। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में भी राजस्व खर्च करती थी। जब तक वे वफादार रहे, राज्य साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा। परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनकी निजी हितों के कारण कमज़ोर पड़ गई। ठीक है दोस्तों, कह रहे हैं कि जो वफादार, जो उस समय की जो अकबर की वफादार अधिकारी वर्ग हुआ करते थे, जब तक वो वफादार रहे तब तक तो साम्राज्य अच्छे से चलता रहा। जब वो उन्हें रिवॉल्ट यानी विद्रोह किया तो उसकी जो सत्ता व्यवस्थाएं थी वो कमज़ोर पड़ने लगी दोस्तों। होता है, अक्सर यही होता है दोस्तों कि जो वफादार इंसान होता है वो दोस्तों अगर कभी रिवोल्ट करने लगे तो बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों जो रोमन कैथोलिक थे और जरदुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामले पर चर्चा शुरू की। तो धर्म जो कह रहे हैं ना, अकबर धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था पर विश्वास करता था दोस्तों। इसी वजह से उसने ये धार्मिक चर्चा यानी कि धार्मिक समारोह यानी कि और भी शब्द हैं इनके इसके बारे में, धर्म पर चर्चा करके धर्म में सुधार करने की मतलब एक छोटी सी मुहिम या कोशिश की। तो आगे उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। तो इसीलिए दोस्तों अकबर को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। अकबर की मतलब बहुत सालों पहले, हज़ारों साल पहले दोस्तों सम्राट अशोक थे, वो भी धर्मनिरपेक्ष ही शासक कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। ठीक हो गया ये। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो ये तो बात सत्य है दोस्तों, आप भी इस बात से वाकिफ़ हैं। जो व्यक्ति होते हैं, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, जो किसी धर्म के प्रमुख माने जाते हैं, वो उस धर्म को लेकर बहुत ही गंभीर होते हैं और कट्टर कहे जा सकते हैं ना। उनने उन धर्म के प्रति बड़ी कट्टरता से मतलब देखा जाता है। कहने का मतलब जो मतलब आप बिल्कुल समझ सकते हैं मैं दोस्तों क्या कहना चाहता हूँ कि कोई धार्मिक नेता, धार्मिक व्यक्ति, धार्मिक पद पर आसीन बड़ा मतलब पद धारण किए होता है ना, तो वो व्यक्ति
उस धर्म को लेकर बड़ा कट्टर होता है ना, तो इसी बारे में चर्चा की गई है। उनकी शिक्षा प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस पैदा करती है दोस्तों। तो उन्हीं व्यक्तियों के बारे में कहते बता रहे हैं कि उनकी शिक्षाएं बता रहे हैं कि जो व्यक्ति कट्टर होते हैं, जो बड़े पदों पर आसीन होते हैं किसी धार्मिक पद पर, तो उनकी शिक्षाएं जो होती हैं तो उसी धर्म के व्यक्तियों के लिए बहुत ही मतलब कट्टरतापूर्वक होती हैं, और वो व्यक्ति अपने धर्म को लेकर बुराई सह नहीं सकता, बुराइयाँ देख भी नहीं सकता, किसी भी प्रकार की नीति से मतलब धर्म के विरुद्ध जो नीति होती है उसको बर्दाश्त नहीं करता। ठीक है दोस्तों। ये अनुभव अकबर को सुलह कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया। तो इसी बात को ध्यान में रखकर दोस्तों उसने देखा कि सुलह कुल यानी सर्वत्र शांति के विचार को अपनाया जाए। यानी कि अगर वो देखो दोस्तों, इस बात को हम बहुत गहराई से समझेंगे कि अगर दोस्तों अकबर उस समय बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन कर रहा था, और उस समय उसका शासन जो क्षेत्र था वहाँ विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग रहते थे, और अगर वो चाहता कि किसी एक धर्म को मतलब वो किसी एक धर्म में वृद्धि की जाए, मतलब किसी एक धर्म को समर्थन दिया जाए, तो विद्रोह और अधिक हो जाते। तो उसने सोचा कि जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं, बड़े धर्म पर आसीन होते हैं, तो उनका जो नियम कायदा कानून होते हैं, उनके संदेश होते हैं, उस धर्म के व्यक्तियों के लिए सर माथे पर होते हैं। वो व्यक्ति अपने उन धर्मगुरुओं को कभी छोड़ते नहीं है और उनके नियम को कभी तोड़ते नहीं है ना। तो इसलिए उसने सोचा कि इन सब बातों को ध्यान में रखकर एक नीति बनाई जाए जिसे सुलह कुल कहा जाता है। तो उसने सुलह कुल की स्थापना इसलिए की थी दोस्तों, ताकि वो सभी धर्मों को एक साथ लेकर बड़े क्षेत्र पर शासन करने के लिए सभी लोगों को मना सके ना। और उसकी जो शासन क्षेत्र था उसमें कहीं पर भी रिवोल्ट यानी विद्रोह जैसा माहौल बनने से वो अपने क्षेत्र को बचा सके दोस्तों। तो कितनी बेहतरीन पॉलिटिक्स इस्तेमाल की उसने, और सभी धर्मों को एक साथ लेकर चला और अपने शासन में अच्छी सी शांतिपूर्वक वातावरण बनाने में वो सफल रहा। ठीक है दोस्तों। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल होता था। तो सहिष्णुता की भावना उसने इस्तेमाल की, और उसी को लेकर दोस्तों वो हर जगह मतलब धर्मनिरपेक्षता पर बल देता था दोस्तों। और उसी वजह से दोस्तों उसने एक मतलब नीति शास्त्र के रूप में मतलब एक व्यवस्था बनाई कि किसी को भी ना धर्म के आधार पर बांटा जाएगा, ना जातिवाद के आधार पर बांटा जाएगा, और उसने एक अच्छी नीति बनाकर अपनी बेहतरीन तरीके की मतलब शासन व्यवस्था को चलाया। ठीक है दोस्तों। तो आगे क्या कह रहे हैं, जिसमें केवल सच्चाई और न्याय और शांति पर बल दिया जाता था। अबू फजल ने सुलह कुल की इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। अकबर की सुलह कुल की नीति का उसके पुत्र जहांगीर ने इस व्यवस्था इस प्रकार वर्णन किया। तो सुलह कुल जो अकबर की नीति थी दोस्तों, उसका जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है कि ईश्वरीय अनुकंपा की विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक ही जगह है, इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थीं, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह की अच्छी बुरी विचारों के लिए जगह थी। जहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद है, यानी कि सहिष्णुता का मार्ग अपनाया गया है, यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते हैं, और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते हैं। तो शिया सुन्नी दोस्तों आपको बता दें, थोड़ी जानकारी है इसलिए कि शिया दोस्तों
सीधी सादी कह सकते हैं दोस्तों। मुस्लिम होते हैं और सुन्नी थोड़े कट्टर, बस इतना है। और भी जानकारी है दोस्तों। सिया जो होते हैं मोहम्मद साहब की मतलब जो मोहम्मद साहब की मरने के बाद कौन खलीफा बनेगा वो पद को लेकर लड़ाइयाँ हुई। तो अली के जो वंशज होते हैं, अली के जो वंश के रूप में जो होते हैं ना, उनको सिया कहा जाता है। और सुन्नी जो उन समय जो अली से टकरावट हुई थी, मतलब लड़ाई हुई थी, तो उस समय जो खलीफा थे 4-6 खलीफा होते दोस्तों, 4 थे। तो उन खलीफाओं के जो वंशज थे, आज वंशज ही बचे होंगे ना दोस्तों, उनकी मृत्यु के बाद उनके वंशज होते आते गए ना, तो वो कहलाते हैं सुन्नी। ठीक है दोस्तों। तो ये छोटी सी कहावत थी, मतलब कहानी थी, मतलब एक छोटा सा इतिहास का वो तत्व कह सकते हैं दोस्तों, वो था। ठीक है दोस्तों। और ईसाई और यहूदी तो आप जानते ही दोस्तों, यहूदी और ईसाइयों में भी काफ़ी मतभेद है और काफ़ी लड़ाइयाँ हैं दोस्तों। तो यहूदी आज कहीं पर भी ज़्यादा नहीं बची हैं दोस्तों। हमारे देश में तो यहूदी देखिए दोस्तों, आपको बता दें, महाराष्ट्र और गुजरात में कुछ हिस्सों में बचे हुए हैं, और कुछ हिस्से आपको राजस्थान में भी मिल जाएंगे। राजस्थान में बहुत कम है दोस्तों, बस महाराष्ट्र और गुजरात कह सकते हैं। ठीक है। और ईसाई तो आज लगभग बहुत बड़ी संख्या में है। ठीक है दोस्तों। तो वो एक ही गिरजे में, मतलब एक गिरजाघर में प्रार्थना करते थे दोस्तों। तो उनके बारे में बताया गया है। उनसे सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति सुलह कुल के सिद्धांत का पालन है। तो कह रहे हैं कि सुलह कुल में ये सब बताया गया है कि कोई भी धर्म एक दूसरे से मतलब लड़ाई झगड़े की भावना नहीं रखता था दोस्तों। ठीक है। आगे देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, कुछ बताया जा रहा है अकबर के बारे में। अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों की फारसी में अनुवाद कार्यों को संपन्न कराया। इस उद्देश्य हेतु उन्होंने पत्थर पर शीघ्र में एक मकतबखाना यानी अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की। महाभारत, रामायण, लीलावती और योग वशिष्ठ जैसी कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथों को अनुवाद कार्य के लिए चुना गया। रज्मनामा जो महाभारत का फारसी अनुवाद है, में महाभारत की घटनाओं का विस्तृत चित्रांकन किया गया। तो दोस्तों कह रहे हैं कि अकबर ने महाभारत, रामायण, लीलावती और जो अन्य हिंदू धर्म के जो ग्रंथ थे उनका मतलब फारसी और उर्दू भाषा में मतलब अनुवाद कराया गया। तो और उसका अध्ययन किया ताकि वो अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठी कर सके। तो ये सब ठीक है दोस्तों। सभी धर्मों को समझने की कोशिश करें और धर्मों को समझकर उनके अनुसार नीतियाँ बनाए और धर्मनिरपेक्षता की भाव को पैदा कर सके। ठीक है दोस्तों। 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। तो दोस्तों कह रहे हैं कि 17वीं शताब्दी और उसके बाद जो मुगल साम्राज्य का क्या माहौल रहा, क्या हाल रहा दोस्तों भारत में, उसके बारे में पढ़ना है। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप धार्मिक और वाणिज्यिक समृद्धि में हुई वृद्धि। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किसी कहानियों में वर्णित होता है, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थीं। तो दोस्तों जो यात्री आया करते थे उस समय, तो उन्होंने जो अपने लेखों में लिखा हुआ है, तो उनके अनुसार क्या हुआ दोस्तों कि वो बता रहे हैं कि भारत में सामाजिक असमानताएं दिखती थी। धार्मिक असमानताएं भले ही ना दिखती हों, लेकिन सामाजिक असमानताएं दिखती थी। सामाजिक असमानताएं दोस्तों कैसी? तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई समाज है, छोटा वर्ग है और बड़ा वर्ग है, उनमें मतलब भेदभाव है ना। और कोई किसी की जनसंख्या मतलब कम है और किसी की जनसंख्या ज़्यादा है तो उनमें भेदभाव है ना। और कोई मतलब गरीब है और कोई अमीर है, उनमें भेदभाव। और किसी किसी की मतलब ऐसे कह सकते हैं, किसी की त्योहारों में और मतलब संस्कृति में, विचारों में मतलब फ़र्क थे, तो उनमें भेदभाव। ठीक है दोस्तों। तो ये
बिल्कुल साफ दिखाई पड़ती थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। शाहजहाँ के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8,000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य की अनुमानित राजस्व का 61.5% प्रतिशत स्वयं उनके सवारों के वेतन के रूप में दिखाया जाता है। तो कह रहे हैं कि दोस्तों जो उच्च पद पर थे उनमें से उनकी संख्या घटी है ना, और उनका जो वेतन टाइप का जो मिलता था उनमें भी वृद्धि, मतलब उनमें भी परिवर्तन आया, कमी हुई देखिए दोस्तों, है ना। तो ये खास नहीं है कुछ, ये फैक्ट्री के रूप में भी दोस्तों पूछा नहीं जाता, है ना। तो आप देख लीजिए और अगर अच्छा लगे तो पढ़ना दोस्तों, वरना स्किप कर देना, कोई नहीं। मुगल साम्राज्य और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इन खर्चों से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूँकि वे वस्तुओं और फसलों की पूर्ति करते थे। इन खर्चों से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था। तो दोस्तों किसान और जो शिल्पकार हुआ करते थे उस समय के कारीगर वगैरह वर्ग, जो आज भी हैं बड़ी बेहतरीन कारीगर माने जाते हैं, उनको लाभ होता था, चूँकि वे वस्तुओं और फसलों की पूर्ति करते थे। किसान देखिए दोस्तों, मतलब कोई भी फसल है उसकी लोगों में वितरण करते हैं, लोगों को तक पहुंचाते हैं, तो उसमें उससे उनको लाभ होता है। वो मतलब व्यापार करते हैं, बेचते हैं अपने सामान को। और जो शिल्पकार हुआ करते थे तो वो अपनी कला की से जो चीज़ बनाते थे वो उनका व्यापार करते थे, बेचते थे, तो उनसे लाभ होता था। ये चर्चा की गई है। आगे क्या कहते हैं, लाभ होता था चूँकि वे वस्तुओं और फसलों की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना नहीं था। ठीक है दोस्तों, उन पर ज़्यादा टैक्स नहीं लगता था। ठीक है, टैक्स तो लगता था दोस्तों, जो पैदा करती हैं तो उनका भी जो मतलब उन्हें जो फिक्स था, कभी कम कभी ज़्यादा, तो वो तो देना ही होता था। लेकिन जो व्यापार करने के बाद जो उनको बचता था तो वो उनके पास रहता था। ठीक है दोस्तों, जैसे किसी किसान ने 20 किलो चावल पैदा किए, तो 20 किलो चावल से उनको राजस्व के रूप में देना है 2 किलो चावल, तो दे दिया उन्होंने। हम एक जनरल उदाहरण ले रहे हैं दोस्तों, आप ये मतलब मानिए कि यही होता था। तो मतलब देखिए दोस्तों, हैं तो 2 किलो देना है, तो 2 किलो के बाद उसके पास 18 किलो बचे। ठीक है दोस्तों, अब उसमें से दोस्तों 18 किलो बेचेगा तो उससे जो पैदा बचेगा, पैसा आएगा, धन आएगा, जो भी संपत्ति आएगी उसके पास, तो उसमें से थोड़ी ना उसे कुछ देना है ना, उससे देना था वो दे दिया। तो ये इस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। ठीक है दोस्तों, ये चर्चा की गई, आप बहुत अच्छे से समझिए दोस्तों, है ना। हमारा काम दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझा कर आपके दिमाग में बातों को अच्छे से बिठाना है, ना कि एक जनरल तरीके से पढ़ा दिया जाए, आपको कुछ समझ में आए ना आए, है ना। तो हमें ये नहीं करना। वीडियो भले ही आधी घंटे 15 मिनट ज़्यादा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बस चीज़ों को समझना आना चाहिए ना। ठीक है, आगे देखते हैं। इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसानों और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। ठीक है दोस्तों, इसमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादक शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी व्यवस्था में ज़्यादातर धनी किसान, शिल्पकार के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। तो दोस्तों ये कह रहे हैं इसमें कि जो छोटे किसान थे उनमें बहुत द्वंद्व की मतलब भावना थी, यानी कि उन पर जो टैक्स के रूप में फसल ले ली जाती थी पैदावार के वक्त ही, जैसा कि हमने बताया 20 में से 18 बचता था उस तरह। तो उन पे जो बचती थी ज़मीन, कम अनाज वगैरह बचता होगा, तो वो मुश्किल से ही अपनी व्यवस्थाएं बना पाते थे घर की, हैं। और जो बड़े किसान वगैरह शिल्पकारी थी, वो मतलब इस चीज़ से फ़ायदा उठा लेते थे। ठीक है दोस्तों, उनको फ़ायदा था और छोटे किसानों को घाटा था, यानी कि कोई लाभ नहीं था ना। तो छोटे थे वो, किसी अन्य जगह पर भी मतलब अपना धन का निवेश नहीं कर पाते थे कि मैंने सोचा कि किसी और सामान को खरीद लिया जाए,
और अपनी मतलब आवश्यकता की पूर्ति कर ली जाए, ऐसा नहीं हो पाता था। ठीक है दोस्तों। तो बड़ी व्यापारी और शिल्पकार और महाजन इसका लाभ उठाते थे। जो व्यवस्था उन्होंने मुगलों ने लागू की थी। ठीक है दोस्तों, कर व्यवस्था है ना वो। आगे देखते हैं, मुगलों की कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थी, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में भी अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य की सत्ता पतन की ओर बढ़ी, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राटों और की सेवकों और स्वयं की सत्ता की शक्तिशाली केंद्र बनने लगी। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण स्थापित किया। कह रहे हैं दोस्तों कि जो मुगल सल्तनत में, मुगल काल में, मुगल साम्राज्य की समय जो बड़ी बड़ी धनी व्यापारी कुलीन वर्ग थी वो शक्तिशाली थी, और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य कमज़ोर पड़ता गया। तो उन्होंने मतलब रिवोल्ट किया, या मतलब अपनी मतलब धन दौलत का इस्तेमाल किया और खुद को मतलब उस क्षेत्र का मतलब राजा टाइप का घोषित कर दिया है। और उसी का क्षेत्र मतलब उसी की दो उदाहरण दे रहे हैं इसमें, हैदराबाद में जो उन्होंने अपना शासन स्थापित कर दिया था। ठीक है, तो वो और अवध जैसे क्षेत्रों में जो उन्होंने अपने जो बड़े व्यापारी थे उन्होंने अपना क्षेत्र स्थापित कर दिया, अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। तो ये बात बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को सम्राट के स्वामी के रूप में भी मान्यता देते रहे। उन्होंने ये माना कि दिल्ली में जो बैठे हुए हैं मुगल जो शासक हैं वो मतलब उनको प्राथमिकता है मिल दे दी गई, और जो वहाँ जो अपने क्षेत्र में जो शासन कर रहे हैं वहाँ उनको सेकेंडरी के रूप में माना है। तो ये है, आगे देखते हैं। तथापि 18वीं शताब्दी तक सम्राट के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र सैन्य राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इसके बारे में हम 10वीं अध्ययन में इसके बारे में 10वें अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आगे मतलब और भी जानकारी दी गई है। राजा और रानियाँ। तो 16वीं सदी में मुगलों की लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में भी कई महान रानियाँ थी। इनमें ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान 1520-1566 शामिल थी। उनकी राज में ऑटोमन साम्राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी को अपनी राज्य में साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उसकी फौजों ने बगदाद और इराक भी हथिया लिया। तो क्या कह रहे हैं कि 16वीं शताब्दी में मुगलों की जो समकालीन थी संसार की अन्य क्षेत्रों में, तो उनके बारे में बता रहे हैं कि ऑटोमन जो एम्पायर था तुर्की की सुल्तान सुलेमान ने, जिनका शासनकाल 1520 से 1566 था, उसने ऑटोमन राज्य का विस्तार करके यूरोप में अपना शासन किया। ठीक है, यूरोप तक अपना शासन फैलाया और हंगरी को राज्य में मिला लिया। ऑस्ट्रिया नहीं दोस्तों, ऑस्ट्रिया, उसको भी जीत लिया, मतलब उसको घेर लिया और उसकी घेराबंदी करके उसकी फौजों ने बगदाद और ईरान को भी हथिया लिया। मोरक्को तक मोरक्को जो अफ्रीका का देश है उसमें भी मतलब अफ्रीका बहुत बड़ा उसको भी बहुत मतलब जीत लिया। ठीक है, अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा जीत लिया। तो सुलेमान ने ऑटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। तो कह रहे हैं सुलेमान जो थे काफ़ी शक्तिशाली थे उस समय, किस समय? मुगलों के समकालीन। ठीक है, जो तुर्की के थे। ठीक है दोस्तों, और जिनका कार्यकाल था 1520 से 1566। ठीक है, आगे देखते हैं। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर इस नौसेना की प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इस नौसेना ने
पुर्तगालियों को चुनौती दी। क्या कह रहे हैं, अरब सागर में नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। पुर्तगाली जो बता रहे हैं दोस्तों, पुर्तगाल के लोग, तो उस समय वो भी मतलब अपने मतलब साम्राज्य के विस्तार में लगे हुए थे। वो भी मतलब वो तो खैर दोस्तों पुर्तगाली आप जानते ही हैं आप। आगे इतिहास में हम पढ़ाएंगे दोस्तों, 11वीं 12वीं की जब NCERT लेकर आएंगे दोस्तों, उन पर चर्चा करेंगे, तब बताएंगे पुर्तगालियों की किस तरह की नीतियाँ रहीं, पुर्तगालियों ने क्या क्या किया, पुर्तगालियों ने मतलब देश में हमारे देश में कहाँ कहाँ राज्य किया, मतलब ये सब टोटल डिटेल में पढ़ाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो उनके साथ भी उनकी मतलब संघर्ष हुए, ठीक है दोस्तों। किसका, तो जो ऑटोमन के साथ, ठीक है। ऑटोमन ने पुर्तगालियों को भी चुनौती दी। सम्राट को अल अल कानूनी यानी कि अल कानूनी विधि निर्माता का खिताब दिया गया, क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में विभिन्न नियम कानून बनाए गए। इन नियमों का लक्ष्य यह था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीके का मानवीकरण हो, ताकि किसानों को बेकार और भारी करों से बचाया जा सके। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ऑटोमन क्षेत्र में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ, तो सुलेमान कानून के काल को आदर्श शासन काल के रूप में याद किया जाने लगा। तो दोस्तों कह रहे हैं कि जब ऑटोमन साम्राज्य था तो उसके बनाए हुए नियम कायदा कानून बहुत उस समय के लोगों को अच्छे लगते थे, ठीक है दोस्तों। और धीरे धीरे जब उनका पतन हुआ तो किसानों और को बेकार और भारी कर से बचाया जा सके, मतलब उन्होंने जो नियम बनाए थे तो किसानों को भारी प्रकार मतलब टैक्सेशन प्रक्रिया और अन्य जो नियम कायदा कानून थे उनसे उनको बचाया, ठीक है। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ऑटोमन क्षेत्र में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ, तो मतलब 17वीं शताब्दी की अंत में, मतलब जो अंत में या कह सकते हैं 17वीं शताब्दी में जब उनका ऑटोमन साम्राज्य का पतन हुआ, तो सुलेमान के कानून को मतलब याद किया जाने लगा कि नहीं नहीं, वहाँ के लोग थे बोले सोचते होंगे कि नहीं वो जो सुलेमान ने जो नियम बनाए थे वो बहुत ही अच्छे थे, उनके द्वारा बनाए हुए नियमों से हमें फ़ायदा होता था। तो कहते नहीं कि मतलब कोई चीज़ बाद में याद आती है, किसी इंसान की अच्छाई बाद में याद नहीं आती हैं, तो पछतावा होता है, ये है ना। तो ये बताया जा रहा है, पछतावा तो नहीं, खैर उनका पता नहीं हो गया था, तो किस तरह से है ना याद किया जाए, तो एक याद के रूप में लोग याद करते होंगे ना। तो कुछ समस्या आती होंगी इस तरह से, ठीक है, बाद में लोग पछताते रहते होंगे ना। अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में पता लगा। इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ 1558 से 1603, ईरान का फसाविद शासक शाह अब्बास 1588 से 1629, और इनमें कई ज़्यादा विवादास्पद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बेसिलिएविच 1530 से 1588, जो इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात हैं, ठीक है। तो बता रहे हैं दोस्तों अकबर के समकालीन कौन कौन थे अन्य देशों में, तो उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों, किसका शासनकाल कहाँ पर किस था अकबर के समकालीन, ठीक है दोस्तों। तो आगे और देखते हैं, ये कल्पना कीजिए, इसको हम छोड़ते हैं दोस्तों, ये कोई जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है। आप चाहें तो दोस्तों ये जोड़ियाँ मिला लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, अगर अच्छा लगे टाइम हो आपके पास, ठीक है दोस्तों। तो और ये रिक्तियाँ हैं दोस्तों, इसको छोड़ते हैं दोस्तों। ये 20 शब्द हम जरूर देखेंगे, क्या है, मुगल, मनसब, जागीरदार, जात, सवार, सुलह कुल, ज्येष्ठाधिकार, सैदायाद, जब्द, जमींदार, ठीक है दोस्तों। तो ये शब्दावलियाँ आप दोस्तों हम बार बार बताते हैं, ये आप यूट्यूब से गूगल से कहीं से भी मतलब इनकी परिभाषा देखकर आप इन्हें कहीं अच्छी जहाँ पुस्तक में लिख लें जहाँ आपको बार बार नज़र जाती है आपकी, और जो पुस्तक आपको मतलब बार बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ लिख लें, ये शब्दावलियाँ बहुत काम की हैं, ठीक है दोस्तों। और इधर कुछ खास जानकारी आगे नहीं दी गई है, ठीक है दोस्तों। तो
ये पूरी होती है वीडियो। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखने के लिए आपको धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को दोस्तों शेयर करें और लाइक करें और हमारे एनसीईआरटी सर्कल यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक लोगों में, ठीक है। तो वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।